कैसे हैं आप लोग। आज हमारे YouTube चैनल आर कुमार एसएससी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इसके पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम को जाने थे। आज हम लोग उसके अगला टॉपिक्स यानी जो आपके बोर्ड पर है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यानी कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो बनाया था जिससे आप लोग का बहुत बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए हम लोग आज कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को समझेंगे। आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए और यह आशा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक बोर्ड पर आयताकार चित्र बना दिया है जिसका नामकरण P, Q, R, S से कर दिए और यह इसको मान लेते हैं कि कांच का एक टुकड़ा है। कांच यानी शीशा, और कांच के टुकड़े को हमने हवा में रख दिया। तो इसके पहले आप भी पढ़े थे कि हमें चूज करना है कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। यह कांच का टुकड़ा है, मैंने इसको इस सतह से अलग कर देते हैं सिंबल के द्वारा। अब आप ही बताइए, यह हवा है, चारों ओर हवा है आपका, और यह आपका कांच है यानी शीशा। हवा को हम संकेत में ए लिखेंगे यानी एयर, और कांच को संकेत में जी लिखेंगे यानी ग्लास। अब आपको चूज करना है कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो प्रकाश को दोनों में गमन कराते हैं तो इसमें अधिक रुकावट होगी और इसमें कम, जो आप सभी लोग जानते हैं। तो जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें ज़्यादा रुकावट हो वो आपका सघन है और जिसमें कम रुकावट है वो आपका विरल है। तो कांच में रुकावट ज़्यादा होता है आप भी जानते हैं, और हवा में रुकावट कम होती है, यानी यह हो जाएगा आपका सघन और यह हो जाएगा आपका विरल। अब इसे हम अपवर्तन कराते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसको हम ए से सूचित कर देते हैं और यहाँ एक किरण को आपतित करते हैं। यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं, अभिलंब, जिसे N1 से सूचित कर दिए। अब आप ही बताइए, यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। तो मैंने एक बात लिखाया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी यह जो किरण ये अपने सीधे पथ पर न जाकर के इधर मुड़ जाए अभिलंब की ओर, और इसको हम सीधे लेकर चलते हैं इसी के पथ पर आगे। यहां लेके आए और इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। जो आप पहले से जानते हैं, लिखे भी थे। और यह किरण जो हो गया अपवर्तित किरण।
और फिर जो है यहाँ पर हम एक बिंदु बी ले लेते हैं और यहाँ पर नॉर्मल खींच लेते हैं, यानी अभिलंब। इसको हम N2 से सूचित कर देते हैं। अब जो है यह आपका सघन है और इधर आपका जो है विरल है। और एक बात और आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, यानी यह इस रास्ते से ना जाकर इधर मुड़ जाएगी। तो यह हो गया आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण। और आप पूछेंगे कि सर इस किरण का क्या नाम होगा, तो इस किरण का नाम हो जाएगा आपका निर्गत किरण। आप जान गए यहां पर कि आपतित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कौन है और निर्गत किरण कौन है। अब जो है यहां पर जो कोण बनेगा यह आपतन कोण, जिसे I से डिनोट करते हैं। यहां जो कोण बनेगा वो आपका अपवर्तन कोण, जिसे R से डिनोट करते हैं। पहले से आप जानते हैं इस चीज को। और फिर जो है यहां पर जो कोण बन रहा है यह कांच में आपतन कोण होगा, यानी इसको हम I डैश मान लेते हैं। और यहां जो कोण बन रहा है यह इस हवा में अपवर्तन कोण है, यानी इसको हम निर्गत कोण भी कहते हैं, जिसे हम R डैश मान लेते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यह जो कोण आपतन कोण है जो पहले से जानते हैं, यह आपका अपवर्तन कोण है। फिर आपका यह कांच में आपतन कोण है और यह हवा में अपवर्तन कोण है, यानी हवा में अपवर्तन कोण को हम क्या कहते हैं, आपका जो है निर्गत कोण। तो यह आपका कांच के स्लैब, आयताकार स्लैब से अपवर्तन हुआ। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यह आपतन कोण और यह जो है आपका निर्गत कोण, इसको लिख देते हैं या मिटा। यह जो आपका कोण है आपतन कोण, और यहां जो कोण बन रहा है यह है निर्गत कोण। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यह आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन इसको सिद्ध भी करेंगे कि कैसे बराबर होता है। इसके पहले जो है आप इस चित्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसी चित्र को हम यहाँ पर छोटा कर लिए हैं और आपको अभी बता रहे थे कि यह आपका आपतन कोण है या आपका निर्गत कोण है, और हमें सिद्ध भी करना है कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होता है। हम इसे सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं प्रमाण में, ध्यान दीजिएगा। चूंकि N1 तथा N2 दोनों लंब है, इसलिए N1 समानांतर हो जाएगा N2। हम लोग मैथ में भी जानते हैं कि किसी सतह पर खींचा गया सभी अभिलंब समानांतर होते हैं, और जब N1 और N2 समानांतर हो गया तो R और I डैश जो हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं R बराबर I डैश, कोष्ठ में एकांतर कोण। समीकरण इसको एक मान लेंगे। एक बार और समझिए कि आपका N1 और N2 दोनों अभिलंब है, यानी लंब है, इसलिए यह दोनों समानांतर है। और जब समानांतर है तो यह कोण और यह कोण एकांतर कोण होगा। हम लोग सभी लोग मैथ में जानते हैं।
और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी। अब ए पर स्नेल का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे बिंदु ए पर स्नेल के नियम से तो स्नेल का नियम कल पढ़े थे हम लोग कि साइन आई बटा साइन आर, यह साइन आई हो गया और यह साइन आर हो गया, जिसे मैं हिंदी में लिखा था एक नियतांक, लेकिन इसको हम एक सिंबल के द्वारा लिखते हैं जिसे हम म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। अब जो है, अब यहाँ पर दो माध्यम है, तो दोनों माध्यम को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यह आपका जी है यानी कांच है, आपका ए है यानी हवा है, तो यहाँ पर लिख देंगे जी और यहाँ पर लिखेंगे ए। इसका मतलब यह हुआ कि हवा के तुलना में आपका जो है कांच का नियतांक, इसे हम लोग मानेंगे समीकरण एक। तो मान लिए हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम माने, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब जो है फिर इधर देखिए आप, यहाँ बिंदु बी पर पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बिंदु बी पर स्नेल के नियम से बी पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो देखिए बी पर आइए, यहाँ पर साइन तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं आई डैश, क्योंकि बिंदु बी पर आपतन कोण आपका आई डैश बन रहा है और अपवर्तन कोण बन रहा है आर डैश, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन आर डैश। आर डैश लिख दिए और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक नियतांक यानी म्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर जी। इसका मतलब यह हुआ कि कांच की तुलना में हवा का अपवर्तन। अब हम क्या करेंगे, इसको या करके हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे कर लेंगे, यानी साइन आर डैश बटा साइन आई डैश, और जी को हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू और ए को यहाँ लिख सकते हैं। यह समीकरण हो जाएगा आपका 3। अब देखिए 2 और 3 में देखिएगा यह इस साइड वाला बराबर है, तो जब इस साइड वाला बराबर है तो इसका यह और यह दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से। तो 2 का तो यह रहेगा और 3 का यह हो जाएगा साइन आर डैश बटा साइन आई डैश। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 में देखे थे कि आर और आई डैश बराबर था, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, और यहाँ पर लिख देंगे साइन आर डैश, और यहाँ पर लिखेंगे साइन, और आई डैश का जगह पर हम लोग लिख देंगे कथी आर, पहले 1 में बराबर हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर। कुष्ठ में लिख देंगे
समीकरण 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह दोनों नीचे वाला बराबर है तो ये कट जाएगा और यहाँ पर फिर बचेगा साइन आई बराबर साइन आर डैश। इसको काट सकते हैं और यहाँ पर बच जाएगा आई बराबर आर डैश। यानी यहाँ जो हो गया अर्थात लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। आपतन कोण कर देते हैं, छूट गया था। आपतन कोण बराबर निर्गत, यहाँ पर प्रूफ नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन, और उसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। और इस चित्र को अभी हम पिछले टॉपिक में बनाया था। यह PQRS एक जो है आयताकार स्लैब है कांच का, और यह जो किरण है इसका नाम आप लोग जानते हैं आपतित किरण। यह आपका जो किरण है अपवर्तित किरण है और यह आपका किरण जो है निर्गत किरण है। वही चित्र है, इसको हम लिख देंगे अपवर्तित किरण। अब देखिए क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले चित्र पर ध्यान दीजिए, परिभाषा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि निर्गत किरण को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं काल्पनिक रूप से। इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। और फिर जो है इधर आपतित किरण को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं, आप थोड़ा इसे सुधार कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि यह दोनों समानांतर रेखा प्राप्त होगा और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की यह दूरी नहीं, लंबवत दूरी यानी, और इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। यानी हम क्या समझे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। नोट कर लेंगे। आज के क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। आप लोग इसको बढ़िया से नोट करके एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा और आप लोग जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, ताकि हम लोग को भी जो पढ़ाने में मन लगे। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में।